जितने भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं और जो भी बिहार से रिलेटेड एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जो कि मेनली जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, जो अलग-अलग अखबारों में आते हैं, उन सभी का कंपाइलेशन मैंने एक साथ करके उसका एनालिसिस किया है। ये मैं डेली बेसिस पे करूँगा और मैं अपने एक्सपीरियंस, जो कि मुझे पहले के अटेम्प्ट्स में बीपीएससी एग्जामिनेशन में मुझे सफलता मिली थी, उसी के अनुभव के आधार पे मैं इसका कंपाइलेशन तैयार कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत सारा आपका समय भी बचाएगा ये। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कंपाइलेशन नहीं बताने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़, नेशनल न्यूज़ होंगे या इंटरनेशनल न्यूज़ होंगे, उनका यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी टॉपिक्स मैं डालूँगा जीएस का या करंट अफेयर्स का, वो सारा एक्सप्लेन होगा। ठीक है? तो मैं शुरू कर रहा हूँ 1 दिसंबर के न्यूज़पेपर से, जो कि पटना के संस्करण से छपा हुआ था। उन सभी का कंपाइलेशन एक साथ। यहाँ पे जो एक न्यूज़ आया हुआ है, दुबई में कॉप 28। पहले हम ये जानते हैं कॉप 28 है क्या। ठीक है? तो कॉप 28 को हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है? मतलब UNFCCC। ठीक है? अभी जो हाल फिलहाल में हो रहा है उसको हम कॉप 28 बोलते हैं। ठीक है? ये 28वां संस्करण है। ठीक है? और जो ये हो रहा है अभी, ये 28वां संस्करण है। फ्रॉम 13 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक में एक्सपो सिटी दुबई, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में है, वहाँ पे ये हो रहा है। अब ये देखिए, ये जो पहला इसका जो आउटपुट था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज और कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस जो है, जो प्रोडक्ट है, वो कहाँ का है? ये कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम रियो कॉन्फ्रेंस या अर्थ समिट बोलते हैं, जो कि 1992 में जून में हेल्ड हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है? इस जो समिट था, इसका एक आउटपुट आया हुआ था। ठीक है? वो आउटपुट जो है, वो है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ठीक है? अब ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है, वो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो पेरिस एग्रीमेंट का है। तो ये पेरिस एग्रीमेंट क्या है? ये पेरिस एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021, सॉरी, मतलब कॉन्फ्रेंस 21, जो कि पेरिस में हुआ था, जो कि 12 दिसंबर 2015 को, मतलब 2015 में इसका हुआ था। उसमें एक लीगली बाइंडिंग किया गया, एक क्लाइमेट ट्रीटी को साइन किया गया, जिसको एडॉप्ट किया टोटल 196 पार्टीज, मतलब जो भी देश थे उन सभी ने इसको एडॉप्ट किया। ठीक है? इसका मेन जो है उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है वो जलवायु परिवर्तन संकट से निपटने के लिए कार्यनीतिक रूपरेखा तैयार करना। ठीक है? और अभी जो भारत की तरफ से इस समिट को जो संबोधित करने के लिए गए थे, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने जो कॉप 28 का अभी समिट हुआ है दुबई में, ठीक है, उसको उन्होंने संबोधित किया था वहाँ पे। ठीक है? ये कॉप 28 जो है वो विश्व नेताओं का महत्वपूर्ण मंच है, जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए है। तो अभी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये इसमें जो पेरिस समिट जो है, ठीक है, ये पेरिस एग्रीमेंट, वो पेरिस एग्रीमेंट किन चीज़ों से रिलेटेड है? ठीक है? तो यहाँ पे जब ऑप्शन आएगा क्लाइमेट चेंज से, ठीक है, तो अब वहाँ पे आप क्लाइमेट चेंज को लेकर के
आप उसमें दीजिएगा, ऑप्शन वो सही होगा। कभी कभी यहाँ पे हो सकता है जो ओजोन से होता है, ठीक है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, वैसे ये पेरिस एग्रीमेंट जो है वो क्लाइमेट चेंज से है, ठीक है। COP28 दुबई में हुआ है इस बार, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते, इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो इसका है, जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है वो लॉन्च किया है लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है, ये जो पहले जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था ना, उनमें जो भी डेवलप्ड नेशन अभी के हैं, वो जो नेचर्स को पिछले सदी में जितने भी लॉस दिए हैं, ठीक है, जितने भी तबाही मचाए थे, उनको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि जो भी अभी डेवलपिंग नेशन है वो तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए नेचुरल रिसोर्स का यूज करेगा ही, ठीक है। तो उससे जुड़े प्राकृतिक आपदाओं से तबाह होने से बचने के लिए जो कमज़ोर देश हैं, ठीक है, उनको ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी प्राकृतिक आपदा से तबाह होने से बचने के लिए नुकसान और क्षति कोष की शुरुआत की है, ठीक है। पिछले बार भी ये हुआ था, लेकिन पिछले बार इस पे कोई भी मतलब फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार का जो समिट है उसमें ये लॉस एंड डैमेज फंड जो है उसको वो लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। इसमें जो संयुक्त अरब अमीरात के COP28 के अध्यक्ष हैं इस बार, कौन अध्यक्ष, ये भी पूछा जा सकता है, जो COP28 का इस बार अध्यक्ष कौन थे, तो सुल्तान अल जावेर, ठीक है। उन्होंने बोला कि उनका देश कोष में $10 करोड़ देने के लिए प्रतिबद्धता जताता है, $10 करोड़ दिया है। और जर्मनी, दूसरा नेशन जो है वो जर्मनी है, जो $100 मिलियन देने का वादा किया है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है COP27 कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये आप कमेंट्स में बताइए कहाँ हुआ था। और उसके जो चेयरपर्सन थे वो थे शर्म अल शेख, ठीक है, इजिप्ट में हुआ था, ठीक है। तो आप उसको आप देख लीजिएगा। तो COP28 के पहले दिन जो ये आपका था, इसके बीच में, हाँ, दुबई में COP28 के पहले दिन का शुभारंभ के बाद हुआ, जिसमें ये नीचे अंतरिम आधार पर विश्व बैंक में रखा जाएगा। ये जो फंड का कलेक्शन होगा वो विश्व बैंक में इसको रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर के बोल रहे हैं, जो विकसित भारत का 4 अमृत स्तंभ है। क्या है? 4 अमृत स्तंभ है। ये स्तंभ उन्होंने बताया है महिला, युवाओं, किसान और गरीबों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, 4 स्तंभ में से कौन कौन सा हो सकता है, तो उसमें ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। तो उस ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस है, महिला, युवाओं, किसान और गरीब, ठीक है। और बिहार में जो ये हुआ है, इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है, 1 दिसंबर का न्यूज में आया हुआ था, जिसको राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने पटना जिला के संपतचक प्रखंड, जो कि त्रिपुरा पंचायत में है, यहां से विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को रवाना किया। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, ठीक है, इन्होंने पटना का फतुहा प्रखंड से, पटना जिला के फतुहा प्रखंड से मौजीपुर में संकल्प यात्रा को रवाना किया, ठीक है।
तो इस न्यूज में आपके लिए 3 की पॉइंट्स हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में विकसित भारत के लिए 4 स्तंभ अमृत स्तंभ कौन कौन से हैं? तो महिला, युवा, किसान और गरीब। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पूछा जा सकता है जो राज्यपाल कौन है अभी बिहार के। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, ये कहाँ से शुरू हुआ था? दूसरा चरण। ठीक है, तो ये है सपतचक प्रखंड अंतर्गत त्रिपुरा पंचायत में। ठीक है, और दूसरा था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहाँ से किया था? तो पटना जिला के फतुहा प्रखंड से। ठीक है, अभी बहुत दिनों से न्यूज में आ रहा था उत्तराखंड के सुरंग को लेकर के, जो सुरंग है सिलक्यारा सुरंग। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार से 5 मजदूर फंस गए थे। ठीक है, जिनको वहां से ऋषिकेश लाया गया, ऋषिकेश से हवाई जहाज से पटना लाया गया है। ठीक है, तो इस न्यूज में मुझे क्या कवर करना है ये देखिए। सबसे पहले ये है सिलक्यारा सुरंग है कहाँ? तो आपको पता होना चाहिए ये सिलक्यारा सुरंग जो है 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है। उस 4 धाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत उत्तरकाशी में एक सुरंग का निर्माण हो रहा है। तो उत्तरकाशी में ये निर्माणाधीन जो है सिलक्यारा सुरंग है। ठीक है, और हवाई अड्डा जो जहाँ पे उतारा गया उसमें एक न्यूज है, ये पूछा जा सकता है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ पे है? ठीक है, तो ये पटना में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सिलक्यारा सुरंग कहाँ है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। ठीक है, ये 4 धाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये आता है। 17 दिनों तक ये राहत और बचाव का अभियान चला था। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है संसद का शीतकालीन सत्र। ठीक है, जो कि आपका 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 3 सत्र होते हैं, ये आपको पता होगा। उसमें से एक ये लास्ट आखिरी सत्र है शीतकालीन सत्र, जो कि 22 दिसंबर तक चलने वाला है। ठीक है, जिसमें 15 बैठकें होंगे, और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री होता है, जो अभी है प्रहलाद जोशी। ये नाम आपको ध्यान पे रखना है। अब नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय आज नई दिल्ली में जल इतिहास उत्सव। तो ये पूछा जा सकता है जल इतिहास उत्सव किस मंत्रालय के द्वारा मनाया गया था और कहाँ मनाया गया था? तो ये मनाया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बनाया गया। यहाँ पे बिहार समेत देश के 75 विभिन्न जिलों में से 75 प्राकृतिक विरासत स्थलों पे इसको मनाया जा रहा था। ठीक है, ये जो पाठ है ये है जल विरासत पखवाड़े। ये क्या है? जल विरासत पखवाड़े के अंतर्गत इसे मनाया जा रहा है। अब जल विरासत पखवाड़े में बिहार से जो आपका 2 जगह है वो आपको ध्यान रखना है, पटना स्थित अगम कुआं और सासाराम स्थित शेरशाह सूरी का तालाब। ये जो है जल विरासत पखवाड़े के आयोजन में सम्मिलित किया गया था। टोटल कितना है? 75 था। 75 में से 2 जो है वो बिहार से है। ठीक है, अब बिहार सरकार ने एक योजना इसमें चलाया है, सहेली कक्ष। ठीक है, तो सहेली कक्ष किसके लिए है? सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में बालिका स्वास्थ्य और बच्चियों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए सहेली कक्ष बनाया गया है। ठीक है, इसका जो इस न्यूज के बारे में जो जानकारी दी है वो है बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक बी कार्तिकेय धनजी ने। ठीक है, इसमें बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए, सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए जो इसमें 3 एजेंसी का सहयोग लिया गया है। ठीक है,
जिसमें से महिला विकास निगम है, यूनिसेफ है और जनप्रतिनिधि का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। ठीक है, तो यूनिसेफ और महिला विकास निगम ये दो है। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन में देखते हैं। मिडिल और हाई स्कूल में बनेगा सहेली कक्ष। बिहार शिक्षा परियोजना निदेशक ने जारी किया आदेश। ठीक है, स्कूल के एक कक्ष को सहेली कक्ष बनाकर एक शिक्षिका को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा, एक जो कक्षा होगा उस कक्षा को अलग से एक सहेली कक्ष बनाया जाएगा और जो बहुत सारे टीचर्स होंगे उसमें से एक फीमेल टीचर को एक नोडल अधिकारी भी बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत इसमें बालिका के स्वास्थ्य और स्कूलों में बच्चियों की उपस्थिति को बढ़ाने के लेकर के यहाँ पे पहल की जाएगी। और यहाँ पे एक और है ध्यान रखने के लिए, बेटियों के जन्मदिन व अन्य विशिष्ट दिवस पर जो पैड और साबुन देने की परंपरा को विकसित किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही बोला गया है जो नोडल अधिकारी होंगे हर सप्ताह कक्षा में बच्चियों के साथ कम से कम 30 मिनट की बैठक करेंगे। ठीक है, इसमें 30 मिनट तक बैठेंगे जो उनके स्वास्थ्य समस्याओं पर चर्चा होगी। ये इससे न सिर्फ सशक्तिकरण होगा, साथ में इससे बच्चियों का उपस्थिति भी बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा जो ये सहेली कक्ष किन किन वर्गों के बच्चों बालिकाओं के लिए है, तो सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के बालिकाओं के लिए है। ठीक है, जिनका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य और बच्चियों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, इसमें जो है एक सहेली कक्ष बनाया जाएगा और एक शिक्षिका को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, फलेरिया की प्रसार दर जानने को होगा सर्वेक्षण। फलेरिया के लिए जो होता है नाइट ब्लड सर्वे की गुणवत्ता को जानने के लिए, ठीक है, 24 प्रखंडों में एक एक लैब टेक्नीशियन को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है तो कितने हैं, 24 जिलों में सर्वेक्षण किया जा रहा है। ठीक है, फैलेरिया के प्रसार दर को जानने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, ये प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये HIV एड्स से ग्रसित लोगों के लिए समर्पित है और ये पूछा जा सकता है अभी किसी एग्जाम में विश्व एड्स दिवस का इस बार का थीम क्या था, तो ये है सामुदायिक नेतृत्व। ठीक है, तो सामुदायिक नेतृत्व इस बार का थीम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है वो 3,90,00,000 से अधिक लोगों को HIV से पीड़ित हैं और विश्व भर में जो लास्ट ईयर में जो मरने वाले हैं वो 6,30,000 लोगों का इससे मृत्यु हो चुका है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट इसमें 2 न्यूज है। एक ये कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा जो इस बार का थीम क्या था, तो थीम है सामुदायिक नेतृत्व। नेक्स्ट न्यूज है सारण की सुहानी कुमारी ने राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग के सब जूनियर 500 मीटर ITT में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक प्राप्त किया। ठीक है, तो ये आप ऐसे ही ध्यान में रखिएगा। जो सारण की सुहानी कुमारी राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग में इनको मिला है और
ये जो आपका हो रहा था, ये हो रहा था पटना में संपन्न हुआ है राज्य स्तरीय विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता, जिसमें ओवरऑल जो है पटना ने क्या किया है, ये खिताब पे कब्जा जमाया है, जिसमें पटना को 60 अंक मिला है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है पटना में ये संपन्न हुआ है। और साइकिलिंग के लिए जो है सारण की सुहानी कुमारी को रजत पदक मिला है, और पश्चिम चंपारण दूसरे स्थान पे रहा है, पटना ओवरऑल में पहले स्थान पे रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, पटना उच्च न्यायालय ने राज्य की नई आरक्षण नीति पर तत्काल रोक लगाने से इनकार किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, जो राज्य में नई आरक्षण नीति लागू हो गया है, इसके तहत जो है, जो इम्पोर्टेंट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब प्लस जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 10% है, मतलब टोटल 75% आरक्षण के अंतर्गत आता है, 25% जनरल के लिए हो गया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस जो है वो मना रहा है। तो सीमा सुरक्षा बल मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो, उसका गठन 1 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, जो कि अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। यह स्थापना दिवस जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के हजारीबाग में स्थित मेरू प्रशिक्षण केंद्र, तो आपको ध्यान पे रखना है, बीएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र जो झारखंड में है वो क्या है, हजारीबाग में बीएसएफ का मेरू प्रशिक्षण केंद्र है, ये ध्यान पे रखना है। ठीक है, मेरू प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत जो है आज जो है पटना में, मतलब 1 दिसंबर 2012 को ध्यान पे रखना है, पटना के राजभवन में नागालैंड और असम का स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, एक नया न्यूज मतलब नया घोषणा आया है सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो अब 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में अब किसी प्रकार की अग्रिम श्रेणी, डिवीजन और विशिष्ट पहचान डिस्टिंक्शन घोषित नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन ऐसे होता था या ग्रेड के थ्रू होता, तो वो अब नहीं देने वाला है। ठीक है, ये अच्छा है क्योंकि विद्यार्थियों का मनोबल इससे टूटता था। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट पे पकड़ होता था, लेकिन किसी न किसी कारण से वो लिखने में सक्षम नहीं होते थे, तो उनका वो मार्क्स उतना अच्छा नहीं आता था, और समाज में उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता था। ये अच्छा पहल है। ठीक है, अभी एक न्यूज था जिसमें बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय परिसंचार के प्रभाव में प्रदेश। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है एक न्यूज मुझे जो इसमें मिला था, जो गया में शेर घाटी है। ठीक है, यहाँ पे बारिश हुआ था, तो यहाँ पे ध्यान पे रखना, तो पूछा जाएगा शेर घाटी कहाँ है। ठीक है, तो शेर घाटी जो है वो गया में है। लोकेशन पे बेस्ट बीपीएससी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है अभी, तो उसके हिसाब से ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये एक वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में जो टॉप किया है अक्टूबर में, वो सुपौल जिले ने अक्टूबर महीने में राज्यभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आपको ये भी ध्यान पे रखना है, मे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी जो है एक न्यूज आया था, नेशनल क्रॉस वर्ड चैंपियन बनी
BPW, पटना की आद्या सिंह। तो पटना की आद्या सिंह जो है वो बनी है नेशनल क्रॉस वर्ल्ड चैंपियन। तो नेशनल क्रॉस वर्ल्ड चैंपियन 2023 का जो ट्रॉफी है वो BPW पटना की आद्या सिंह ने अपने नाम किया। दूसरे स्थान पे SES गुरुकुल पुणे के साहिल सबने और साक्षी वैद्य रहे। और तीसरा स्थान जो था वो द मदर्स इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली की धारा धारा और लक्ष्मी रही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। यहाँ पे से भी मे भी क्वेश्चन पूछ दे अदर एग्जामिनेशन में, जो हाल फिलहाल में अभी एग्जामिनेशन होगा वनडे एग्जामिनेशन, उसमें भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी टीचर्स वाला एग्जामिनेशन हो रहा है तो वहां पे ये आ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूज है जो सितंबर 4 क्वार्टर का रिलीज होता है। ठीक है, इकोनॉमी के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना बुलेटिन निकालती है, उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड क्वार्टर था। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी एक्सपेंडेड 7.6% इन जुलाई से लेकर के सितंबर क्वार्टर। ठीक है, इससे पहले जो था प्रीवियस क्वार्टर में वो 7.8% ग्रोथ था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है जो 0.2% का यहाँ पे लॉस है। यहाँ पे रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जो 2011 से 2012 के ऊपर में ये था। जो सेकेंड क्वार्टर जो एस्टिमेट किया गया था वो 41.74 लाख करोड़ था। ठीक है, जो कि 38.78 लाख करोड़ जो सेकेंड क्वार्टर में 2022 से लेकर के 2023 में है। ठीक है, जो कि शो कर रहा है शोइंग ए ग्रोथ रेट ऑफ 7.6% एज कंपेयर टू 6.2% इन सेकेंड क्वार्टर 2022-23। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस न्यूज में जो इम्पोर्टेंट आपका है वो क्या है, जो जुलाई और सितंबर मंथ में जो क्वार्टर आया हुआ था, इस क्वार्टर में जो आपका जीडीपी ग्रोथ रेट है वो क्या है 7.6% है, जो गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग ये आता है। ठीक है, ये डेटा रिलीज किसने किया है, ये डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस के से आया हुआ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो 2022-23 में जो दूसरे तिमाही में 6.2 के तुलना में 2% की तुलना में 7.6% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, तो पिछले साल से ज्यादा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार ये डेटा है। तो यहाँ पे ये ध्यान एक एक और डेटा है इसमें, तो ये जो क्वार्टर में है वो 7.6% का है। ठीक है, और आरबीआई जो है ये वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 6.5% पर बनाए रखा था। ठीक है, जो कि दूसरी तिमाही में 6.5% था। और जो चौथा तिमाही है वो 5.7% रहा है इस पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। आरबीआई जो है वो क्या है, जो रियल जीडीपी जो है उसको मेंटेन किया है 2023-24 के लिए 6.5% विथ
Q2 6.5, Q3 के लिए 6% और Q4 के लिए 5.7%। एक और डेटा है जो इंडस्ट्रियल बॉडी जो है FICCI, जो सितंबर सर्वे में इसको जो मिला है, ये बताया है इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रोथ बाय 6.3% इन 2023 से 24। ठीक है, विथ ए मिनिमम एंड मैक्सिमम ग्रोथ एस्टिमेशन ऑफ 6% एंड 6.6% रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 3 प्रिडिक्शन आया हुआ है। FICCI के तहत ये हो गया आपका 6.3%। RBI जो है 6.5 पर बनाए रखेगा। ठीक है, RBI ऑफ इंडिया जो है मेंटेन कर रहा है वो रियल GDP ग्रोथ फॉर कितना, और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के थ्रू जो है ये जो प्रोजेक्ट किया गया है वो 7.6% को दर्शाता है। तो ये 3 आपको डेटा आपको ध्यान पे रखना है। तो आपका नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमर्स फाइंड अ 6 planet सोलर सिस्टम इन परफेक्ट सिंक्रोनी। ठीक है, तो ये आपको एक्सपोर्ट किया गया है। जिसका नाम रखा गया जो 6 प्लानिट ऑर्बिट जो है वो ब्राइट स्टार HD 110067। ठीक है, इस स्टार का नाम पूछा जाएगा, ये जो है HD 110067 क्या है, तो आपको ये ध्यान पर रखना, जो 6 प्लानिट वाला जो स्टार है, ठीक है, उसका नाम रखा गया है यहाँ पे, जो कि यहाँ से 100 लाइट ईयर अवे है। ठीक है, ये जो विजुअल होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, कॉमा बेरेनिस कंस्टिलेशन। ये जो पार्ट है वो है कॉमा बेरेनिस कंस्टिलेशन का ये पार्ट है। तो ये भी आपको ध्यान पर रखना है। यहाँ पे 3 है, एक नाम हो गया आपका, दूसरा हो गया ये आपका कॉमा बेरेनिस कंस्टिलेशन। ठीक है, ये 2 आपका इंपॉर्टेंट है जो 6 से स्टार्ट का है। अभी न्यू डेटा आया हुआ है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ने एक पब्लिश किया है, जिसके थ्रू सिंगापुर और ज्यूरिख वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, सिंगापुर और ज्यूरिख। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने गुरुवार को कहा कि सिंगापुर और ज्यूरिख इस साल दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं। इसके बाद जेनेवा आता है, न्यूयॉर्क और हांगकांग है। जो आपका 4 सिटी है टॉप 10 सिटीज वो यूरोप में है। ठीक है, 11 साल में जो है ये सिंगापुर 9वीं बार ऐसा हुआ है जो टॉप रैंक को होल्ड किया है। ठीक है, पेरिस जो है वो 7वें स्थान पे है और कोपेनहेगन जो है वो 8वें स्थान पे है। इस रैंकिंग के अनुसार जो चीपेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है, ठीक है,
वो दामिशक है। ठीक, अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। टाइलर स्विफ्ट जो है वो नेम्ड स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई एक म्यूजिक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें हम गाना सुनते हैं। मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट ऑफ द ईयर रही है ये। 1 जनवरी से अभी तक जो है वो 26.1 बिलियन, मतलब 26.1 बिलियन स्ट्रीमिंग हो चुका है अभी तक इनका गाना। भी लोकसभा, सॉरी, विधानसभा चुनाव हुआ है 4 स्टेट में। तो अभी जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो सारे राज्य में सीटें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं विधानसभा का। ठीक है, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, इसको आपको ध्यान ही रखना है, एग्जामिनेशन में आएगा ही। राजस्थान में 199 सीट है, तेलंगाना में 119 सीट है, और पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में 40 सीट है। बिहार में कितना सीट है ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। तो बिहार विधानसभा में कितने सीट हैं? बहुत बार ये बीपीएससी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, जो गोलघर जो है वो उसको लेकर के आया हुआ था। जो गोलघर में लेजर शो में देखेगा बिहार का इतिहास। गोलघर है कहाँ? गांधी मैदान में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे गौरवशाली इतिहास के द्वारा, गौरवशाली इतिहास को दिखाया जाएगा लेजर शो के द्वारा। ये पहले भी था यहाँ पे, जो 2013 में शुरुआत किया गया था, लेकिन फिर तकनीकी कारण से ये खराब हो गया था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, जो गोलघर के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये क्या है? 1970 में बड़े भयंकर सूखे के बाद अनाज भंडारण के लिए इसे निर्माण की योजना बनी। उस समय जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल थे हास्टिंग्स। ठीक है, इसको ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टिन 20 जनवरी 1784 को इसका निर्माण आरंभ करवाया था। ठीक है, और 20 जुलाई 1786 को ये पूरा कर लिया गया था। इसका भंडारण क्षमता जो है वो 1,40,000 टन अनाज इसमें रखने का कैपेसिटी है। ठीक है, फसलों के लिए बाजार उपलब्ध कराने को हर घर हर खेत का होगा सर्वे। ठीक है, सर्वे किया जाएगा। इसमें क्या सर्वे कहाँ से स्टार्ट किया गया? शेखपुरा से डिजिटल सर्वे शुरू किया गया है। ठीक है, राज्य के हर एक खेत का डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा। अब ये शेखपुरा में कहाँ से शुरू हुआ है? तो शेखपुरा के अबेबाबाद शाहपुर गांव जो है वहां से हुआ है। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत रबी फसल में 5 जिलों में सर्वेक्षण, मतलब जो 5 जिला में जो वो सर्वे होगा, वो 5 जिला जो है। इसके अलावा क्या कौन कौन सा है? शेखपुरा के अलावा नालंदा, मुंगेर, लखीसराय और जहानाबाद में डिजिटल क्रॉप का सर्वे किया जाएगा। इसके लिए टोटल चिन्हित गांव जो है 5 जिले में वो 831 गांव को चयनित किया गया है। ठीक है, राज्य के अन्य जिलों में जो खरीफ का जो फसल का जो सर्वे किया जाएगा वो 20 से 24 में होगा। तीनों फसल मौसम के में सर्वे का कार्य होगा। ठीक है, अभी जो ये है डिजिटल और कागज पे जो नक्शा जो अवेलेबल था कागजी तौर पे, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स था, इसलिए अबेबाद शाहपुर गांव का चयन किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना, शेखपुरा से शुरू हुआ था। ठीक है, अभी जो भी एग्जामिनेशन हाल फिलहाल में आएगा उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं भी शॉर्ट नोट्स में पूछ दे कभी बीपीएससी एग्जामिनेशन में, तो ये क्या है? सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह पता करना है कि एक खास खेत या प्लॉट में खाता खेसरा पर किस सीजन में कौन सी फसल लगी है।
ठीक है, सर्वे के जरिए सरकार यह भी पता लगा रही है कि किस गांव में किस प्रकार की फसल की कितनी उपज होगी। ठीक है, इस सर्वे के बाद जो है किसान को विपणन की व्यवस्था तथा फसल बीमा का लाभ समय से मिल सकेगा यहाँ से। तो ये इसका उद्देश्य है। इस सर्वे में राज्य और कृषि विभाग की टीम लगी हुई है, ये भी आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, एक और न्यूज़ था जो हरियाली मिशन, जो बिहार का एक सबसे महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है, जल जीवन हरियाली, उसका चर्चा दुबई में होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो COP28 के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो COP28 में जलवायु परिवर्तन को लेकर के दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सम्मेलन, मतलब COP28 में बिहार की हरियाली मिशन, कृषि रोड मैप और जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार से रखा जाएगा। ये 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक चलने वाले सम्मेलन में यहाँ पे बिहार से एक टीम जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और ध्यान रखना है, जो वर्ष 2012 से 13 में हरियाली मिशन के शुभारंभ के बाद से कुल 381 मिलियन पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, राजद के नेता देवमुनि यादव का निधन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैंने इस न्यूज को कलेक्ट किया है। ये जो है जेपी आंदोलन से मूवमेंट से रिलेटेड है, और बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य थे ये। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, क्रॉस में मैचिंग में यह आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस खरीदेगी बैलिस्टिक ब्रीफकेस। ये बैलिस्टिक ब्रीफकेस होता क्या है? ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अब देखते होंगे जब भी कोई बड़े होम मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो जब आते हैं उसके साथ में बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं, ये इस तरह के बैग लेकर के साथ साथ चलते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं ये है क्या। ठीक है, बिहार पुलिस बैलिस्टिक ब्रीफकेस और सेल्फ सपोर्टेड टावर खरीद रही है। ठीक है, इससे 10 बैलिस्टिक ब्रीफकेस खरीदी जानी है। ये बैलिस्टिक ब्रीफकेस जो होता है वो दिखने में पतले सूटकेस की तरह होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत मुख्य वीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को यह महसूस होता है कि वीवीआईपी पे गोली या पत्थर या अन्य किसी चीज से हमला होगा, तो वो ब्रीफकेस को जोर से झटका देते हैं। इसके बाद क्या होता है, वो शील्ड की तरह खुल जाता है। अब वीवीआईपी व्यक्ति जो हैं को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, दूसरा है जो 5 सेल्फ सपोर्टेड टावर भी खरीदा जाएगा जिसका स्वीकृति मिला। ये सेल्फ सपोर्टेड टावर जो है, इसके लिए किसी भी फाउंडेशन की जरूरत नहीं होती है। पुलिस आपात स्थिति में इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। इस टावर का ऊंचाई जो है वो 120 फीट तक होगा। ठीक है, तो कहीं पे इसको स्टैंड करके ऐसे कम्युनिकेशन को लेकर के जायजा लिया जा सकता है। अगला न्यूज है, प्रमुख उद्योगों के उत्पाद में उछाल। ठीक है, तो न्यूज क्या था, कोयला, इस्पात, सीमेंट, बिजली क्षेत्र के बेहतरीन प्रदर्शन से 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन इस साल अक्टूबर में 12.1% बढ़ा। ठीक है, पिछले साल इसी मंथ में 0.7% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये जो यहाँ पे मेंशन किया गया है ना, जो ये 8 प्रमुख बुनियादी उद्योग हैं कौन। ठीक है, तो ये आंकड़े में देखें, 8 प्रमुख क्षेत्र जो है वो है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये यूपीएससी एग्जामिनेशन में भी पूछ चुका है। ठीक है, ये कोर सेक्टर के बारे में यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, जो इसमें से ये कौन जो है वो कोर सेक्टर में आते हैं, कौन कोर सेक्टर में नहीं आते हैं, मतलब ये बुनियादी उद्योग जो होता है उसमें। तो ये आपको ध्यान पे रखना ही रखना है, जो 8 प्रमुख उद्योग जो है वो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी
उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली का औद्योगिक उत्पाद। ठीक है, इसमें जो इसका योगदान होता है कोर इसलिए है ये क्योंकि इसमें 40.27% जो है इसका योगदान है इसमें। ठीक है, सितंबर महीने में जो इसका वृद्धि था वो था 9.2%। ठीक है, ये जो वृद्धि का मुख्य कारण जो है वो है 4 क्षेत्र, जैसे कोयला, इस्पात, सीमेंट और बिजली में 2.5 अंक में वृद्धि हुई है। हम लोगों को अभी तक पता था जो नवादा से पहले गया और राजगीर में जो है वो गंगा जल जो है घर घर तक पहुंचाया जा रहा है पाइप के थ्रू। ठीक है, तो 15 दिसंबर को एक न्यूज आया हुआ है, जो 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी शुरुआत करेंगे नवादा में। ठीक है, तो थर्ड जो है आपका जगह लोकेशन जहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाया जाएगा वो है नवादा। ये आपको ध्यान पे रखना है। लास्ट में एक आर्टिकल है, दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता की शुरुआत जोरदार रही, गरीब देशों के लिए मुआवजा कोष की मंजूरी। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यूएई के मंत्री सुल्तान अहमद अल जावेद को COP27 की अध्यक्षता सौंपते मिस्र के विदेश मंत्री। हम बोले हुए थे जो इजिप्ट में पिछले बार COP27 हुआ था। ठीक है, तो वो दिया है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है जो पिछले साल मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में अमीर देशों ने हानि और क्षति को स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी। पिछले साल क्या था, इसमें सहमति किया था, लेकिन ये धन आवंटन सबको लेकर के जो समिति को भेजा गया था जिसे निर्णय नहीं लिया गया था। इस बार क्या हुआ, इस कोर्स को शुरू करने का निर्णय के तुरंत बाद संयुक्त अरब, हाँ, इस महीने की शुरुआत में एक मसौदा समझौता हुआ था और एक दिन पहले एक संशोधन समझौता पत्र जारी किया गया। इसमें विकसित देशों को कोष में योगदान देने के लिए कहा। जब ये कोष शुरू हुआ तो उसमें संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी ने घोषणा की कि कोष में 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का योगदान देंगे। नरेंद्र मोदी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो नरेंद्र मोदी अभी गए हुए हैं। ठीक है, इससे पहले ये पेरिस और ग्लासगो के बाद ये नरेंद्र मोदी की ये तीसरी जलवायु वार्ता में हिस्सा ले रहे हैं, ये थर्ड है इनका। ठीक है, तो ये जो हमारा विदेश सचिव है वो क्या है, विनय क्वात्रा। ठीक है, इसमें अन्य जो मुद्दों पर जो जिन 3 उच्च स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, इनमें से 2 भारत की तरफ से सह आयोजित हैं। ये हैं ग्रीन क्रेडिट, एनर्जी, क्लाइमेट फाइनेंसिंग से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पर रखना है। अभी भारत का जो पर्यावरण मंत्री है वो है भूपेंद्र यादव। तो ये आपको ध्यान पर रखना, जो नरेंद्र मोदी का ये तीसरा था समिट, जो कि पेरिस और ग्लासगो के बाद मोदी का ये दुबई में ये तीसरा है। उसके बाद ये इस कार्यक्रम में ग्रीन क्रेडिट, एनर्जी और क्लाइमेट फाइनेंसिंग से संबंधित होगा। और विदेश सचिव जो है वो विनय क्वात्रा हैं और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। विमान और हेलीकॉप्टर की बड़ी खरीद को मंजूरी। ठीक है, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद, ठीक है, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC जो है वो हेलीकॉप्टर, तेजस विमान समेत 2.23 लाख करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दिए हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है,
डीएसी ने 2 तरह के टैंक रोधी युद्ध सामग्री, एरियल डेनियल म्यूनिस टाइप 2 और टाइप 3, ये आपको ध्यान रखना है। एरिया डेनियल म्यूनिस टाइप 2 एंड टाइप 3 की खरीद को स्वीकृति दी है। ये टैंक जो है ये टैंक है और बख्तरबंद कर्मियों के वाहक को निष्क्रिय करने में सक्षम है। ये टैंकों और बख्तरबंद कर्मियों के वाहकों को निष्क्रिय करने में है। ये जो टैंक है, टैंक रोधी युद्ध सामग्री, एरिया डेनियल म्यूनिशन टाइप 2 और टाइप 3। फिर हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान MK-1A, ये भी आपको ध्यान पर रखना है। लड़ाकू विमान का क्या नाम है? MK-1A की खरीद की है। खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मंजूरी दिया है। कुल 150 हेलीकॉप्टर, 97 तेजस विमान की खरीद की योजना है। ठीक है, और साथ में डीएसी ने ASU-30 MKI विमान के उन्नयन का भी फैसला लिया है। जो वन डे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है, वन डे वाला, उसमें पूछा जा सकता है लंबे बालों के लिए गिनीज बुक्स में नाम। ठीक है, तो प्रयागराज की स्मिता श्रीवास्तव हैं। पुर लेबल चौराहा के पास रहने वाली स्मिता श्रीवास्तव को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया के जीवित व्यक्तियों के सबसे लंबे बालों के लिए दर्ज किया गया है। स्मिता के बालों की लंबाई 260 टू 36.22 सेंटीमीटर, मतलब 7 फीट 9 इंच है। ठीक है।